औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला है। आज के सेशन को हम कंटिन्यू करते हैं लेक्चर पावर जनरेशन के लेक्चर नंबर 20 से। कोई किसी का सवाल है तो काइंडली पूछ लीजिए, नहीं तो हम आगे चल रहे हैं यहाँ से। Anyone have any kind of question regarding till now lecture, feel free to ask, I will answer your questions. अदरवाइज वी कैन कंटिन्यू द सेशन। अच्छा, रज़ा साहब एक बात कर रहे थे, मैं उसकी बात वजाहत कर दूं। रज़ा साहब, अमेरिका ने जो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान से ली है वो न्यूक्लियर फिजन की तो हो सकती है, लेकिन एक दूसरी बात ये है, अमेरिका का जो एटॉमिक, दुनिया में सबसे पहले जो एटॉमिक बम बनाया है मेरे ख्याल में वो जर्मनी और अमेरिका ने बनाया है, शायद उससे पहले भी अमेरिका ने। आइंस्टाइन के 5 कारनामे हैं दुनिया में, सबसे बड़े आइंस्टाइन के 5 कारनामे, जिनमें से एक कारनामा यह है कि उसने अमेरिका का एटम बम बनाने के लिए अपना रोल प्ले किया था। उनमें 10 साइंटिस्ट थे, उनमें आइंस्टाइन का एक बहुत अहम रोल था, क्योंकि उसकी जो इक्वेशन E इज इक्वल टू mc² की थी, वो ही उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी इसमें थी, उसकी थ्योरी उसने प्रोवाइड की थी, और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये सारी थ्योरीज जो थी वो इम्प्लीमेंटेड लेवल पे थी। तो आइंस्टाइन को भी उसमें एक अच्छा खासा रोल प्ले किया गया था, और आइंस्टाइन ने ये पूरा रोल प्ले किया था उसमें। लेकिन फिर आखिर में उसने बताया था कि मैंने बहुत गलत काम किया कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में अमेरिका को उसमें साथ दिया, जो कि ये गलत पर्पस के लिए इस्तेमाल, क्योंकि फिर अमेरिका ने जो टेस्ट किया था, अगर आप लोगों को याद हो, वो बॉम्ब कहाँ टेस्ट किया था उसने, अपना एटॉमिक बॉम्ब। हिरोशिमा नागासाकी पे। जी रज़ा साहब, हिरोशिमा और नागासाकी पे। और उसका जो इफेक्ट था वो आज भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो वहाँ पे बच्चे भी पैदा होते हैं वो अब तक जो है वो पैरालाइज होते हैं, उनके अंदर ऑटोमेटिकली इस तरह की बीमारियां होती हैं, किसी का हाथ नहीं होता, किसी की आंख नहीं होती, किसी के, इवन पैदा हुए हुए बच्चों के अंदर ये परेशानियां हैं। और इवन वहाँ पर आप जो भी फसल उगाते हैं तो उसका अब तक उसमें तापकारी रिएक्टिवनेस होती है, अभी तक वो रेडियो एक्टिवनेस है इवन फसलों के अंदर तक भी। जबकि उसने वो 90s के दौर के अंदर ये ब्लास्ट किया था हिरोशिमा नागासाकी में टेस्ट करने के लिए, और जो कि एक बहुत इंसान सोच बड़ा बड़ा एक वाकया था। और उसकी वो याद में अपना हर साल एक इवेंट मनाते भी हैं जापान के अंदर। तो रजा साहब ने बताया बिल्कुल ठीक है, अमेरिका ने जो टेक्नोलॉजी ली है वो ये हो सकती है। मैं बहरहाल मुझे इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है, लेकिन क्योंकि अमेरिका का बॉम्ब बन चुका था मिडिल ऑफ 19 सेंचुरी के अंदर, जबकि हमने एंड ऑफ 19 सेंचुरी के अंदर अपना एटॉमिक बॉम्ब बनाया है, ठीक है। 1992 में बनाया था शायद, ये ब्लास्ट करके टेस्ट करके फाइनलाइज कर लिया था। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान जो है वो एटमी रियासत पहली है मुसलमान, ठीक है। फिर ईरान भी का भी फेस चल रहा है, अब देखें ईरान कब इनाग्रेशन करता है वो बताता है, लेकिन बहुत पाबंदियां हैं क्योंकि वो बहुत ढके छुपे तरीके से अपना प्रोग्राम चला रहा है। कोई कुछ कहना चाह रहे हैं आप? आगे कंटिन्यू करते हैं फिर हम। तो जिस तरीके से पाकिस्तान ने जब, क्योंकि अपनी टेक्नोलॉजी जब एटॉमिक बॉम्ब के लिहाज से डेवलप कर रहा था, अच्छा हमें पढ़ना एटॉमिक रिएक्टर है और पता नहीं ये बम बम क्यों पढ़ रहे हैं हम आज, तो बहरहाल इस किस्से को ख़त्म करते हैं जल्द से जल्द। तो जब पाकिस्तान ने टेक्नोलॉजी, सेंट्रीफ्यूजन टेक्नोलॉजी जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी एटॉमिक बॉम्ब बनाने की, वो पाकिस्तान के पास लेटेस्ट थी, ये बात बिल्कुल सही है। वो टेक्नोलॉजी शायद बाद में बोरो कर ली हो, चली गई हो, या उन्होंने ली हो पाकिस्तान से, लेकिन अमेरिका का एटॉमिक बॉम्ब हमसे कई साल पहले बन चुका था, और इंडिया का हमसे कुछ 8 साल पहले बना है, और उसके 8 साल बाद फिर हमने बना लिया था। तो ये इस तरीके से था। तो सेफ्टी सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, इस तरह रजा साहब ने बताया, उसके लिए बम बनाए जाते हैं। लेकिन रजा साहब आप बात करते हुए ना फ्यूजन को फ्यूजन कह गए थे, तो मैं वो इसलिए उसमें बता रहा था कि फ्यूजन फ्यूजन जो है वो सिर्फ चंद ममालिक ने टेस्ट किया है, क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन को तो कंट्रोल किया जा सकता है लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ठीक है। और हमारे यहाँ खाने के लाले पड़े हुए हैं, हम न्यूक्लियर फ्यूजन का बॉम्ब बनाएंगे मतलब, तो और मसले मसाइल भी हैं। एग्रीकल्चर स्टेट है हम, और डेवलपिंग स्टेट है, डेवलप्ड कंट्री नहीं है, डेवलपिंग कंट्री में है हम। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, होपफुली पाकिस्तान बना रहा होगा इस पर, लेकिन हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब इस सूरत हाल में, ठीक है।
इसके ऊपर साउथ कोरिया ने काम किया, नॉर्थ कोरिया ने काम किया है, चाइना ने काम किया, चाइना काम कर रहा है इसके ऊपर एक आर्टिफिशियल सन बनाने के लिए। आर्टिफिशियल सन चाइना बनाने जा रहा है, अभी परसों की न्यूज़ है ये, आप पढ़िएगा, आर्टिफिशियल सन फ्रॉम चाइना बाय द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। तो उन पर्पस के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पाकिस्तान मेरा नहीं ख्याल कि इस पे काम कर रहा है। एक इदारा है जो इस चीज़ों को देखता है, उसका नाम है जी पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन, तो उसके मुताबिक चीज़ें सारी ये होती हैं। तो आप इस डायग्राम को देखें और कोई डिफ़िकल्टी इसमें लग रही है तो पूछें, नहीं तो हम आगे चलते हैं। अच्छा, अजान हो रही है यहाँ पे, तो कुछ देर हम वक्फा ले लेते हैं 1-2 मिनट का, उसके बाद दोबारा सेशन कंटिन्यू करेंगे। इसको तब तक देख लें आप लोग, कोई सवाल हो तो पूछ लें। कंटिन्यू करते हैं जनाब। मैंने ये पूछा था, कोई सवाल अगर किसी का अभी तक इसमें है तो पूछ लीजिए, मैं फिर कंटिन्यू करूँगा इसको। सर सवाल तो खैर कोई भी नहीं है, लेकिन बस एक चीज है, जनरेटर के बाद पीएमटी लगनी चाहिए थी, वो लगी नहीं है। जी जी, आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये अच्छी बात है आपने ऑब्जर्व किया इसको, लेकिन वो इसलिए क्योंकि ये जर्नलाइज वे में स्कीमेटिक लेवल की ना, क्योंकि वो होते हैं ना मैकेनिकल इंजीनियर्स, एनर्जी इंजीनियर्स, तो वो डायरेक्टली इसको समझ रहे होते हैं, उनको ट्रांसफार्मर का अंदाज़ा होता नहीं है, तो ये जर्नलाइज एक डायग्राम है। लेकिन बीइंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आपने सही पॉइंट आउट किया है ऑब्जर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो गुड, आगे चलते हैं। और कोई किसी के जहन में ऑब्जर्वेशन है, रिजर्वेशन है, कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा आप लोगों को इसके हवाले से। अच्छा, ये सेशन एंड होगा तो हम एक नमाज का ब्रेक लेंगे 15 मिनट का, और उसके बाद फिर दोबारा कंटिन्यू करेंगे सेशन को, ये सेशन एंड होने के बाद। सर जरा एक चीज थोड़ी सी क्लियर कर देंगे। जी जी। वो ये है कि ये जो कंट्रोल रॉड्स हैं, हम्म। ठीक है, ये इसकी बेकिंग कूलिंग वाटर जो है वो इसके अंदर है। ये कंट्रोल रॉड्स अलग हैं,
कंट्रोल रॉड्स इन कूलिंग वाटर के अंदर जा रही है, लेकिन अंदर जाके वो क्या डिसॉल्व हो रही है जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस हो रही है, या एक टाइप का ब्लास्ट, छोटा सा जैसे ब्लास्ट टाइप कहते हैं कि उससे कूलिंग वाटर टकरा रहा है, रॉड हीट है, रॉड ज्यादा गर्म है, कूलिंग वाटर उससे टकरा रहा है, तो कोई केमिकल रिएक्शन बन रहा है जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस हो रही है। नहीं, ऐसा तो नहीं है इसमें। बहरहाल मैं ये लग रही। और ये मैं बता देता हूँ बिल्कुल आपको। ये थोड़ा आउट ऑफ वे आप बात कर रहे हैं इसमें। कोई और कोई डिफिकल्टी, कोई रिजर्वेशन किसी के एंड से तो पूछ लें, फिर मैं साथ ही जवाब दे दूंगा सारी बातों का, नहीं तो मैं कंटिन्यू करता हूँ उसे। ओके, तो ये है जी एटॉमिक रिएक्टर। ठीक, ये कंटेनर बिल्डिंग होती है जो कि लेड, शीशे से बनी हुई होती है। शीशे से दीवारें बनाई जाती हैं क्योंकि जो तापकारी शुआएं हैं इससे अखज, इससे क्रॉस होके बाहर नहीं निकलती। शीशे में ये क्वालिटी होती है लेड के अंदर कि उससे तापकारी शुआएं लीक होके बाहर नहीं निकलती, तो इसलिए हम इसको लेड की वॉल बनाते हैं। दूसरी बात, ये जो कंटेनर आप देख रहे हैं ये न्यूक्लियर रिएक्टर होता है। इसमें न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर यहाँ पे वो केमिकल रिएक्शन होता है फिजन चेन रिएक्शन, नॉट फ्यूजन, रिमेंबर दिस थिंग। फिजन चेन रिएक्शन यहाँ पे फुलफिल होता है और इसमें हम एक न्यूट्रॉन को यूरेनियम के अंदर लाके डाल देते हैं और जब इंसर्ट करते हैं तो उसके नतीजे में आपका न्यूक्लियर चेन रिएक्शन होता है, जो कि यहाँ दिखाया नहीं गया। ठीक है, मेरे ख्याल में बिलाल साहब सुन रहे होंगे आप, तो यहाँ पे दिखाया नहीं गया वो, लेकिन जो मैं वर्बली बता रहा हूँ पूरी स्टोरी में अभी कवर करके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए कि वो होता कैसे है। ठीक, तो जी सर। यहाँ पे वो पूरा केमिकल रिएक्शन होता है और उसके नतीजे में हमें क्या चीजें मिलती हैं, याद है? दो दो पिगमेंट्स मिलते हैं, बैरियम और क्रिप्टॉन। और क्या मिलता है? 3 न्यूट्रॉन। और क्या मिलता है? 12 ये 12.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की हीट एनर्जी। वो हीट एनर्जी तो हमारे काम की होती है मेरे भाई। 12.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इनॉर्मस हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है यहाँ पे। और जितने ज्यादा न्यूट्रॉन आपके बनते जाएंगे वो चेन रिएक्शन उतना बड़ा होता जाएगा और आउट ऑफ कंट्रोल होता जाएगा। तो हम करते ये हैं कि इसमें काली जो रॉड्स लगी हुई हैं ब्लैक, दीज आर दी फ्यूल रॉड्स। ठीक है, ये आपकी फ्यूल रॉड्स हैं, फ्यूल एलिमेंट, यानी ये काम करती हैं न्यूट्रॉन को प्रोड्यूस करने का। इसके अंदर से न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं और चेन रिएक्शन इन बिटवीन हो रहा होता है। ये थोड़ा आपको लग रहा होगा यार ये टकरा रही है, शायद धमाका हो रहा होगा, स्पार्क हो, ऐसा नहीं है। ये स्टोरी में बताता हूँ। सबसे पहले तो उसकी इमारत खड़ी करने की जरूरत है, इसको जरा समझें कि जो फ्यूल रॉड है ये आपका चेन रिएक्शन और प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन का काम देती है। इससे न्यूट्रॉन इसके अंदर प्रोड्यूस हो रहे होते हैं और न्यूट्रॉन जब इसके अंदर से प्रोड्यूस हो रहे होते हैं तो इसमें चेन रिएक्शन कंटिन्यू रह रहा होता है। अब मसला ये है कि न्यूट्रॉन को कंट्रोल किस तरह किया जाए, तो उसमें कंट्रोल रॉड्स होती हैं जो न्यूट्रॉन को कंट्रोल करती हैं, इसलिए इनका नाम कंट्रोल रॉड्स है। ये कंट्रोल रॉड्स 3 नहीं होती और ये फ्यूल रॉड 4 नहीं होती, बल्कि ये बहुत सारी होती हैं, इनॉर्मस होती है। तो इनमें से न्यूक्लियर रिएक्शन प्रोड्यूस हो रहा होता है और आपकी कंट्रोल रॉड्स नीचे रिलीज हो रही होती हैं। जब कंट्रोल रॉड्स नीचे रिलीज होती हैं तो ये बनी हुई होती हैं बोरॉन की, और किसकी बनी होती हैं ये? ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट और बोरॉन के मटेरियल में खासियत ये होती है कि जब आप उसको न्यूट्रॉन के करीब लेके आएंगे तो ग्रेफाइट और बोरॉन से बनी हुई कंट्रोल रॉड्स न्यूट्रॉन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी। समझ रहे हैं? और जब न्यूट्रॉन, वो जो कितने प्रोड्यूस हुए थे, एक एटम से 3 न्यूट्रॉन, और 3 से 9 और 9 से 27, तो वो कंटिन्यूस फॉरन शुरू हो जाते हैं न्यूट्रॉन। उसके लिए जरूरी ये है कि आप इन कंट्रोल रॉड्स को जब नीचे रिलीज करते हैं तो न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब होते हैं और न्यूक्लियर रिएक्शन कंट्रोलेबल हो जाता है। और जब आपको न्यूक्लियर रिएक्शन या फिर वो पूरा एटॉमिक रिएक्शन दोबारा कंटिन्यू करना है तो इन कंट्रोल रॉड्स को आपने जो रिलीज किया था इसको दोबारा ऊपर उठा लेते हैं, जिसके नतीजे में दोबारा से जो हमारे न्यूट्रॉन है वो प्रोड्यूस होने लग जाते हैं और चेन रिएक्शन दोबारा कंटिन्यू हो जाता है और हीट दोबारा प्रोड्यूस हो जाती है। और जब दोबारा से हीट बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है तो इन कंट्रोल रॉड्स को नीचे हम रिलीज कर देते हैं। और जब ये कंट्रोल रॉड्स नीचे रिलीज होते हैं तो इसके नतीजे में हमारे न्यूट्रॉन दोबारा से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। केमिकल रिएक्शन आगे कंटिन्यू होगा ही नहीं, और जब वो आगे कंटिन्यू होगा ही नहीं तो उससे हीट भी नहीं प्रोड्यूस होगी और रिएक्शन आपके कंट्रोल में रहेगा। तो ये है जी पूरी स्टोरी फ्यूल रॉड्स, कंट्रोल रॉड्स, एटॉमिक रिएक्टर की। यहाँ तक इन 3 चीजों में कोई मसला किसी को हो तो पूछ लें। सर मसला नहीं है, लेकिन ये बहुत सेंसिटिव है।
हाँ, मैं भी शुरू में ये समझता था, लेकिन भाई कैनअप के अंदर 90 से दौर से हो रहा है और ये सेव है और चल रहा है ये। मुझे भी यही लगता था कि भाई कितना सेंसिटिव मामला है ये, जरा से कहीं ऊपर ही कहीं अटक गई लेट से रोन की रॉड्स, तो ये तो कंट्रोलेबल ही नहीं रहेगा और यहाँ से मसला हो जाएगा। लेकिन इसको एक सेफ साइड मैकेनिज्म में पूरी दुनिया फॉलो कर रही है और आगे स्लाइड्स में आप पढ़ेंगे 17.6 के अंदर जो पूरी पैदावार की लागत है जनरेशन की पूरी दुनिया की, वो 17.6% न्यूक्लियर रिएक्टर के जरिए होती है। ठीक है भाई सर, ये इस जी। पूरा पावर प्लांट लगाने में हमारे कितना एक आइडियली वर्बली बता दीजिए कि कितना अखराजात आते हैं हमारे। अखराजात दिखाते हैं भाई, इस पर भी होमवर्क कर लिया मैंने। मैं देख ही रहा था अभी सेशन शुरू होने से पहले। कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट इतने गीगावाट का ये है जनाब, और इसकी जो 2016 के अंदर ये हुई थी, और इसके अमाउंट मैंने अभी देखा था, ये वो है एक वर्ल्ड बैंक के ताबुन से बना है और इंटरनेशनल एक बैंक है उनके ताबुन से हमने, और फिर इसकी सालाना किस्त जाती है हमारी। ये पढ़ नहीं सका मैं पूरा क्योंकि क्लास कंटिन्यू हो गई थी, लेकिन मुझे इसके पैसे याद नहीं है कितने पैसों में बना है ये, वो इंशाल्लाह मैं मजीद देख के बता दूंगा। 40 बस साल ये के रहा। लिए। जी जी, ये पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन सीक्स रुपीज 8.85 पर यूनिट, यानी 8.5 पर यूनिट के हिसाब और से आपको बिजली पैदा 40 साल के लिए करके देगा पीएईसी। और ये उसके अंडर सुपरविजन है, ये लिखा हुआ है, सॉरी ये रहा। प्रोजेक्ट कॉस्ट हैज बीन proposed of rupees 145.793 बिलियंस में है ये रुपीस, मिलियन देन बिलियन, तो उसके मुताबिक उसके कॉस्ट पे बना। अच्छा, पाकिस्तान के पास इतनी दौलत नहीं है भाई, तो ये जो पैसे हमें मिलते हैं ये इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं या फिर हम कर्ज लेके ये बनाते हैं और फिर इसकी किस्त हम अदा करते हैं सालाना तौर पे। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये भी बोझ हो गया हमारे ऊपर तो। नहीं, इसकी पूरी प्लानिंग होती है और ये वापडा के जरिए से, और पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के बोर्ड हैं और बहुत सारे एनर्जी बोर्ड है जैसे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी बोर्ड, वो सब बैठ के ये काम करता है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर ये ना बनाया जाए तो हमारे ऊपर बोझ नहीं होगा, हमारे जो टैक्स का पैसा लिया जाता है वो कहीं पे यूटिलाइज हो रहा है। ठीक है, साथ ही साथ हम कर्ज लेते हैं और बहुत सारी हमारे इस तरह के जो प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं उनकी किस्तें अदा करते हैं। अगर ये प्रोजेक्ट नहीं लगाए जाएं तो जो डेवलपिंग लोड है जो कंट्री का आहिस्ता आहिस्ता सालाना तौर पे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आबादी बढ़ रही है, डेवलपिंग प्रोजेक्ट्स बनते जा रहे हैं और उसके नतीजे में बहुत सारे नए नए डेवलपमेंट के नतीजे में हमारा लोड बढ़ रहा है। और अगर हम इसकी प्लानिंग को फुलफिल नहीं करते तो एक तो सबसे पहली चीज ये है कि हमारी जनरेशन इतनी ज्यादा है नहीं, और जो है वो प्लांट बंद होते जा रहे हैं मेंटेनेंस पर्पस के लिए या शटडाउन पर्पस, गैस नहीं मिल रही, थर्मल पावर प्लांट। अब मसला ये है कि जब वो आहिस्ता आहिस्ता बंद होते जाएंगे और सूबों के अंदर आपकी बिजली नहीं जाएगी, इलाकों में शहरों में नहीं जाएगी, तो वो क्या करेंगे उस वक्त? डेवलपिंग कॉस्ट, इकोनॉमिक, सब का सब बैठ जाएगा। अब लकी सीमेंट के अंदर एग्जांपल लें कि वो 5 जनरेटर उनके हैं, अभी लकी सीमेंट में यूनिट 3 यूनिट 4 इनॉग्रेट किया, रास्ते में आपको दिखता होगा, तो वो अपनी जनरेशन खुद कर रहा है। 3 फ्लोर बेस एक जनरेटर है उसका, और इस तरह का पूरा एक हॉल है जिसमें उनके 5 जनरेटर रखे हुए हैं। ये मैं एक यूनिट 1 की बात बता रहा हूँ, यूनिट 2 यूनिट 3 अलग है, इनकी जनरेशन अलग है। तो लकी सीमेंट जैसा इदारा तो अपनी जनरेशन कर सकता है, इकोनॉमी में अपना रोल प्ले कर रहा है। इसी तरीके से इंडस फार्मा के अंदर अगर आप जाएं, कोरंगी के अंदर, सिंगर चुरंगी पे जो है आपकी, इसमें वो जी भी अपनी सर। जनरेशन खुद कर रहे हैं। 2 गैस के जनरेटर है उनके, गैस मिलती है चलाते हैं, 2 जनरेशन होती है उनकी, 3 जनरेटर उनके डीजल के ऊपर है, 5 जनरेटर बेस करके वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, खास तौर पे के इलेक्ट्रिक से भी लेते हैं। ठीक है जी, तो ये पूरी जनरेशन एक बड़ा इदारा तो कर सकता है, लेकिन वो छोटी छोटी सनतें जो घर में चल रही हैं, कारखानों में चल रही हैं, उनमें हर कोई जनरेटर अफोर्ड नहीं कर सकता, और जनरेटर अफोर्ड कर भी दे तो 24 घंटे लाइट थोड़ी चला सकता है अपनी। रेजिडेंशियल वे में आ जाए, रेजिडेंशियल में कितने लोग जनरेटर अफोर्ड कर सकते हैं, कितने लोग फिर, और जनरेटर आपको पूरे 24 घंटे भी नहीं चल सकता। तो थिंक इज दैट, इसका मतलब ये हुआ कि आपको मुल्क की पैदावारी लागत को बढ़ाने की जरूरत है, उसके लिए भले कर्ज लेना भी पड़े। ये पूरे प्लानिंग है, ये तो एक छोटा सा मेरी सोच है नाकिस सी जिसके हवाले से मैं बता रहा हूँ, लेकिन इसको इकोनॉमिक्स वे में अगर देखें आप, तो अगर जनरेशन नहीं होगी, इसमें डेवलपमेंट नहीं होगी, तो आपका कंट्री इकोनॉमिकल वेज में पीछे रह जाएगा। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा डैनम्स के बहुत सारे ऑर्डर मिले हैं हमें, अमेजोन के ऑर्डर्स मिले हैं, वो जो जहाँ पर ये सनतें होती हैं जैकेट्स बनने की, लेदर की,
इसका हमें मेरे ख्याल में 10 साल या 20 साल ऑर्डर मिल चुका है, और इसके ऑर्डर के लिए जो वो हैं कारखाने हैं, उनको पूरी 20 साल की प्लानिंग हो रही है। ये पिछले हफ्ते की न्यूज़ है जनाब। अब इसमें अगर लाइट ही नहीं होगी तो वो चलेंगे कैसे मेरे भाई? तो इस सारे मकासद के लिए हम कर्ज लेके ये काम करते हैं और इसकी किस्तें अदा करते हैं। तो ये मुल्क ऐसे नहीं चल रहा है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो मेरी और आपकी सोच से कई गुना ऊपर है। बिल्कुल सर। अच्छा जी, यहाँ तक कोई सवाल किसी के जहन में है तो पूछें, हम कंटिन्यू करते हैं आगे। तो आगे बात करते हैं। मैंने ये बता दिया था कंट्रोल रॉड्स, फ्यूल रॉड्स, प्राइमरी एलिमेंट्स हो गया, और क्या था, रिएक्टर वीजल होता है। वीजल से मुराद इसकी वॉल्स होती हैं जो अगेन लेड की बनी हुई होती हैं और उसके मुताबिक चीजें काम करती हैं इसमें। दूसरी बात, पानी यहाँ पे प्रोवाइड किया था। अच्छा, यहाँ ना ये बहुत सोफिस्टिकेटेड एरिया होता है, यहाँ पे किसी का भी दाखिला ममनू होता है यहाँ पूरे एरिया में। यहाँ कोई आ नहीं सकता आम आदमी, और यहाँ तो बिल्कुल नहीं आ सकता। एक टीचर थे हमारे, एनईडी में पढ़ाते हैं वो, डॉक्टर उस्मान अली शाह, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम। तो वो बताते हैं कि हम कैनप में काम करते थे, हम गलती से इसका दरवाज़ा खुला हुआ था, यहाँ से अंदर दाखिल हो गए, या शायद यहाँ से अंदर दाखिल हो गए। तो हम गलती से होते होते कहीं आ गए थे, हमें पता नहीं था, हम शुरू के ट्रेनिंग इंजीनियर थे। जब अंदर हम आए ना, तो ये पूरा प्रोसेस होता हुआ देखा हमने, पूरा प्रोसेस। इसमें होता ही है, उन्होंने बताया इमेजिन करके, कि हम तो इमेजिन ही कर रहे थे, एक बिल्कुल लाइट ब्लू कलर की रोशनी होती है, और आपस में जब ये न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं, धमाका हो रहा होता है, कंट्रोलेबल रिएक्शन होती है, तो बिल्कुल ब्लू रेड मल्टी कलर की रोशनियां प्रोड्यूस हो रही होती हैं, और उसमें पूरा ये एक रिएक्शन फुलफिल हो रहा होता है। तो बड़ा कलरफुल सा इवेंट है। वो कह रहे हैं हम सिर्फ वहाँ पे कुछ मिनट ही रुक पाए थे, 1-2 मिनट। पीछे से फिर हमें किसी ने, वो जो एक इसका यूनिफॉर्म होता है बाकायदा, पर आप यूनिफॉर्म पहन के भी इसके अंदर नहीं जा सकते हैं, याद रखिए, यूनिफॉर्म पहन के भी इसके अंदर नहीं जा सकते। और जब आप इसके अंदर मेंटेनेंस पर्पस के लिए भी इसको बंद किया जाता है, इसके मैकेनिज्म्स को, तो याद रखें आपको जब इससे बाहर आते हैं तो बाकायदा आपकी स्ट्रीमिंग होती है, टेस्टिंग होती है, और कई महीनों तक घर नहीं जा सकते आप अपने, क्योंकि आप में अगर रेडियो एक्टिवनेस हो और फिर आपको कैंसर का बायस या दीगर हो, तो ऐसा नहीं है दूसरों को फैला दें जाके आप स्किन कैंसर और स्किन डिजीज वगैरह। तो बाकायदा टेस्टिंग होती है। अगर आप बाकायदा सूट पहन के भी, एक लेड सूट होता है, वो बाकायदा पहन के इसके अंदर जाया जाता है, तो बगैर सूट के शायद अंदर चले गए थे, और फिर इनकी पूरी टेस्टिंग हुई, फिर इनका जो डोज होता है ना उसकी बीमारी का, वो ओवर हो गया था, हमारे टीचर बताते हैं, हमें मास्टर्स में बताते हैं वो। तो उसके नतीजे में फिर एक तो वो फिर उनको निकाल भी दिया गया इस वजह से, इस हरकत के नतीजे में। फिर उनकी जॉब स्टील मिल में हो गई थी, बड़े स्टील मिल में बड़े सुपरवाइजर लेवल पे थे वो। वहां से फिर वो एनईडी में भी पढ़ाते हैं और असिस्टेंट या एसोसिएट प्रोफेसर हैं, और हमारी हमदर्द यूनिवर्सिटी के HEC सिंध के हवाले से विजिट करने के लिए भी कभी कभी आते हैं। तो बहुत बड़े उस्तादों में उनका नाम आता है, डॉक्टर उस्मान अली शाह। तो वो बताते हैं कि ये पूरा एक्सपेरिमेंट मैंने देखा है कि अंदर होता कैसे है। तो यहाँ पे किसी को जानने की इजाजत नहीं है, बाकायदा इसके अंदर भी नहीं होती। तो वो मेंटेनेंस पर्पस या किसी और पर्पस के लिए बंद था, लेकिन वो मैकेनिज्म स्टार्ट हो गया, तो और वो उसमें मौजूद थे, तो उसका उन्हें नुकसान भी हुआ। फिर उनका 6 महीने ट्रीटमेंट चला था बाकायदा। ये जो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अस्पताल भी हैं बाकायदा, जहाँ पे इनका इलाज होता है, इनकी दवाइयाँ तजवीज़ की जाती हैं, और इनमें बाकायदा इनकी पूरी रिसर्च की लेबॉर्ट्रीज हैं, और पूरी इसमें चीज़ें होती हैं। तो यहाँ तक कोई सवाल किसी के जहन में है तो पूछ लीजिए। ये छोटा सा एक्सपीरियंस था जो मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, इसमें फिर फर्दर होता है जी एक प्रेशराइजिंग सिस्टम, जो पानी ये प्रेशराइज नीचे कर रहा होता है, रॉड्स को, कंट्रोल रॉड्स को प्रेशराइज करता है, रिलीज करता है। पंप ऑफ वाटर यहाँ पे दिया था जो कि बैकअप कूलिंग वाटर है, ताकि इसको ठंडा रखा जा सके। इसमें कूलिंग वाटर्स अलग होता है, और सप्लाई वाटर जो कि स्टीम बनाने के लिए वो डिफरेंट होता है, ठीक है। पानी यहाँ से लिया जाता है। अच्छा, इसके इर्द गिर्द लाजमी तौर पे याद रखें वो होना चाहिए, समंदर होना चाहिए। तो कैनप जहाँ पे बना हुआ है वो कहाँ बना हुआ है, कोई लोकेशन याद है किसी को? समंदर है वहां पे? जी जनाब, कोई मौजूद भी है हमारे साथ या नहीं? बोले। जी सर। सर ये आई थिंक शायद हॉक्सबे वगैरह की साइड पर है। ये हॉक्स बे की साइड पे जनाब, बिल्कुल सही बताया आपने। तो वहाँ पे समंदर के रास्तों से हम पानी लेते हैं, और उस पानी को वाटर ट्रीटमेंट एरो प्लांट के जरिए से रिफाइन करते हैं, और वो पानी को हम H2O नहीं बनाते बल्कि D2O बनाते हैं। D2O वाटर क्यों? क्योंकि यहाँ जो हमें स्टीम बनानी है ना, वो पानी हमें चाहिए होता है हैवी वाटर का, और हैवी वाटर जो होता है वो आपका
D2O होता है, D2O। तो H2O के पानी को D2O में बनाने का तरीका, और वो मुझे नहीं पता कैसे बनाता है, लेकिन बस मुझे ये पता है कि यहाँ पे D2O यहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो हैवी वाटर को यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि हैवी वाटर से जो स्टीम बनती है उसमें ये कैपेबिलिटी होती है कि टरबाइन के ब्लेड्स को जो रिक्वायर्ड सुपर हीटेड स्टीम है वो सिर्फ मिल सकती है हैवी वाटर से, दैट इज D2O। और फिर पूरा साइक्लिक प्रोसेस जो है, पानी इसमें से निकल के जाता है और फिर वो पूरा प्रोसेस फुलफिल होता है और ये पूरी चीज चलती है। ये चीज रिएक्टर के हटाकर बाकी सारी चीजें मैंने स्टील मिल में देखी हुई हैं। स्टील मिल में वहां पे ये सारे मैकेनिज्म होते हैं। बहरहाल यहाँ तक कंट्रोल रोड्स और पूरे मैकेनिज्म को ठंडा रखने के लिए एक ठंडा पानी यहाँ से प्रोवाइड किया जाता है, ताकि सिस्टम में जो हीट है वो इतनी ज्यादा कभी ना हो जाए कि ये पूरा का पूरा एटॉमिक रिएक्टर पिघल जाए और इसकी तापकारी शुआएं बाहर निकलें और अनकंट्रोल होके ये पूरे के पूरे शहर को उड़ा दे। ठीक है, पहले तो इलाका उड़ेगा, फिर उसमें शहर की तापकारी वो शुआएं फैलेंगी, तो बड़ा खतरनाक सा एक रिएक्शन हो जाएगा ये। इसीलिए इसे ठंडा रखने के लिए यहाँ पे कूलिंग वाटर के पाइप्स भी फ्लो किए जाते हैं, ताकि इस पूरे सिस्टम को ठंडा रखा जा सके। फर्दर मोर हम यहाँ पे ठंडा पानी लेते हैं जो कि कूलिंग टावर्स और समथिंग पानी को यहाँ से प्रोवाइड करते हैं। पानी देखें, पानी यहाँ से पंप किया जाता है। ठीक है, पानी, अब वो पानी या तो समंदर से लेते हैं या फिर कंजर्वेटिव आपके टैंक्स होते हैं वहां पे फिल करते हैं। तो पानी फर्दर यहाँ पे पंप किया जाता है। तो पानी जब यहाँ पे पंप होता है तो यहाँ सारा वो जमा होता है। ठीक है, तो वो पानी जब यहाँ से फर्दर पंप के जरिए से जाता है एटॉमिक रिएक्टर में, तो वो सारा पानी, इसके पाइप्स होते हैं बहुत सारे, वो सारा पानी भाप में तब्दील हो जाता है। और वो जो भाप होती है वो फर्दर पाइप से होती हुई पानी कंटिन्यूस पंप हो रहा होता है, और ये D2O का हैवी वाटर कंटिन्यूस भाप में तब्दील हो रहा होता है। ठीक है, वो जब भाप बन रही होती है तो वो यहाँ से ऊपर उठती है। ठीक है, ये यहाँ से भाप आई हीट की फॉर्म में। अलग अलग वैसे प्रोसेस है इसके, लेकिन यहाँ बताया गया पंप के जरिए से पानी आया, पानी से फिर हीट बनी, हीट से यानी कि स्टीम बनी। अब यहाँ से हीट जो पाइप के जरिए आ रही है वो आपकी स्टीम बनाती है, उस स्टीम को सुपर हीटेड स्टीम में ट्रांसफॉर्म किया जाता है और टरबाइन के अंदर इन किया जाता है सुपर हीटेड स्टीम। और उसके नतीजे में ये टरबाइन एज अ गैस टरबाइन काम करती है। गैस टरबाइन को मैं जरा तफसील से बताऊंगा, उस पर बाकायदा एक लेक्चर मजीद मैंने देखा हुआ है, मैं उससे बताऊंगा। तो ये प्राइमरी पूरा एस सेक्शन है और ये इसका सेकेंडरी सेक्शन है एट द एंड में, सेकेंडरी लूप। अब यहाँ से सेकेंडरी लूप क्यों कह रहे हैं इसको, इसकी बात करेंगे हम। जब सुपर हीटेड स्टीम टरबाइन के अंदर जाती है और उसके ब्लेड्स को पूरा रन करना शुरू करती है, तो आखिर में आपका जनरेटर लगा हुआ होता है। और जिस तरह बिलाल साहब ने बताया था कि ट्रांसफार्मर मिसिंग है, तो ट्रांसफार्मर लगा होता है जो कि वोल्टेज को स्टेप अप करता है। जनरेटिंग वोल्टेज 11 kV या 22 kV होते हैं, जिनको हम स्टेप अप करके 500 kV में ट्रांसफॉर्म करते हैं। 500 kV दैट मीन्स 5 लाख वोल्ट, और फिर उसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। तो ये पूरा प्रोसेस है आपका, जो मैंने अभी मुख्तसर सा बताया है किस तरीके से एटॉमिक रिएक्टर ऑफ न्यूक्लियर फिजन के जरिए से कंट्रोलेबल वे में बनाकर उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है और उसको यहाँ से नेशनल ग्रिड को प्रोवाइड की जाती है। यहाँ तक किसी को अगर कोई डिफिकल्टी है तो पूछ लीजिए, मैं रिपीट कर दूंगा आप लोगों के लिए। नो सर। अच्छा जी, अच्छी बात है, सब लोगों को समझ आ रही है बातें। बड़ी नामुमकिन सी बात है लेकिन आ रही है तो अच्छी बात है। लेकिन मैंने ये कोशिश की है, देखें तफसील से बताइए, मैंने जितनी चीजें बताई हैं ये जहन में रखें, 80% लिखी हुई नहीं है यहाँ पे, रिमेम्बर दिस थिंग। तो जो लेक्चर ले रहा है लिख सिर्फ वही रख सकता है, रिमेम्बर दिस थिंग। और बहुत सारी बातें इसमें मेंशन नहीं है, तो मेरे कहने का मतलब समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो लेक्चर लेना जरूरी है, चाहे वो रिकॉर्डेड हो या ऑनलाइन हो, क्योंकि इतनी तफसील यहाँ लिखी हुई नहीं जो मैं बता रहा हूँ। तो ये सब मैंने कुछ चीज़ें पढ़ी हैं, उससे हासिल करी हैं, उसके बाद बताई हैं। तो बस दरख्वास्त यही है कि लेक्चर को रिपीट करके ज़रूर देखिएगा। बहुत सारे असाइनमेंट से रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस भी दिए हैं इसमें, और उसका इन डेप्थ में डेटा इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों से ताकि आपकी को पूरी पिक्चर क्लियर हो। देखें, ये प्रोसेस सिर्फ रीड आउट करके बता देना और छोटे मोटे रीजन देना करके और अगली स्लाइड पे जंप कर लेना बहुत आसान है मेरे दोस्त। ये अगली स्लाइड पे आऊँ, बता दूँ, कंप्लीट करूँ, जो कि इसकी पूरी स्लाइड भी जो है वो 143 है। अब देखें, आज मेरे तकरीबन 80 मिनट होने वाले हैं सिर्फ इस एक स्लाइड के ऊपर। तो इसका मकसद ये है कि इसका बेसिक एस्पेक्ट आपको पता लगे। सही, वो 80 मिनट कवर करना मकसद नहीं है या एक स्लाइड कवर करना मकसद नहीं है। मकसद ये है कि इसकी जितनी इन डेप्थ डिटेल है वो आपको पता हो। ठीक है, उस मकसद के लिए हम कर रहे हैं। यहाँ तक कोई सवाल किसी के जहन में नहीं है तो हम आगे चलते हैं।
और इस पूरे प्रोसेस को ख़त्म करते हैं अगले 10 मिनट में। फिर हम 15 मिनट का ब्रेक लेंगे और फिर क्लास दोबारा कंटिन्यू करेंगे। ओके, मैंने ये बता दिया था कि पानी यहाँ से पंप होता है। उसके बाद जब पानी आपका टरबाइन के अंदर जाता है तो ये स्टीम टरबाइन होती है, क्योंकि स्टीम यहाँ से आ रही है तो स्टीम टरबाइन होगी। जनरेटर लगा हुआ है तो स्टीम टरबाइन घूमना शुरू होती है, और सुपर हीट स्टीम जब घूमना शुरू करती है तो उससे पानी के कतरे बनते हैं। ठीक है, वो पानी के कतरे वापस इसमें आते हैं। ठीक है, ये आपका कंडेंसर होता है। इधर आके पानी जो गरम गरम हो रहा होता है ना, ठंडा होता है। गर्म पानी जो होता है उसे ठंडा करना जरूरी है। ठीक है, तो उसको यहाँ से हॉट वाटर में लेते हैं और उसे पंप करते हैं यहाँ पे, और उसे कूलिंग टावर में ठंडा करते हैं उस पानी को। ठीक है, ये बड़े बड़े टावर्स होते हैं, इनमें ऊपर से पानी वो होता है, क्या नाम टर्म एक यूज करते हैं, बम्बार्टमेंट करते हैं। बम्बार्टमेंट मीन्स पानी की एक शावर टाइप का बरस रहा होता है, तो वो ठंडा पानी जब ऊंचाई से नीचे गिरता है तो वो ऑटोमेटिकली एटमॉस्फेयर, एयर और उससे वो होता हुआ ठंडा हो जाता है। जैसे आपने वो देखा रूम कूलर, रूम कूलर अमूमन देखा होगा आपने। रूम कूलर में उसके लच्छों से पानी जैसे होता हुआ जाता है, अगर आपने देखा हो, ऐसे बहता हुआ आ रहा होता है, और उससे वो पंखा चलता है और ठंडी हवा लेता है वो। तो बिल्कुल ऐसे ही होता है ये कूलिंग टावर में भी। पानी यहाँ ठंडा होता है और फिर दोबारा यहाँ से वो पानी जब जमा होना शुरू होता है तो फिर इसके बॉटम से दोबारा से उसे लेके, अच्छा अगर हीट होती है तो वो रिलीज कर दी जाती है एयर में। उसके लिए एक चीज होती है जिसका नाम है चिमनी, वो यहाँ लगाई जाती है। ये न्यूक्लियर रिएक्टर के एंड बिल्कुल बाहर चिमनियां लगी हुई होती हैं, और ये इतनी बड़ी चिमनी होती है कि हमारे पूरे पूरे अगर एक घर हो ना 120 घर का गज का, तो उसके बराबर की एक चिमनी होती है ये, और कम से कम दो तो होती ही हैं। समझ रहे हैं? तो यहाँ से वो गैसेस, तापखारी किस्म की गैसेस जो हैं वो एयर में छोड़ी जाती हैं, उसको विदाउट टॉक्सिक ना हो वो। ठीक है, तो उनमें सिलिकेट वगैरह डालकर उसे वो बनाई जाती हैं इन्वायरमेंट फ्रेंडली। ठीक है, क्योंकि आप किसी किस्म की तापकारी गैस और किसी किस्म की क्या कहते हैं नामियाती मुरक्कबात की जो गैसेस होती हैं उनका अखराज ना हो, और टॉक्सिक किस्म की गैसेस ना हो, उनसे प्रिवेंशन के लिए सिलिकेट इसमें आप शामिल करते हैं और उसको एयर में छोड़ देते हैं। उसके बाद करते ही हैं जी। यानी सर हम ये कह सकते हैं कि चिमनी के ऊपर एक फिल्टर टाइप का यूज करते हैं वो। हाँ, ये कह सकते हैं हम, लेकिन एयर में बस जाने से पहले उसको फिल्टर आउट किया जाता है ताकि नामियाती मुरक्कबात की जो गैसेस का मजमूआ है वो हमारी इन्वायरमेंट को, माहौल को ख़राब ना करें, और इसके अलावा टॉक्सिक लेवल की गैसेस ना हो, तो उनको फिल्टर आउट करना, जिसमें सिलिकेट डालना और ट्रीटमेंट करके इन्वायरमेंट में फ्लो करने के इस पूरे प्रोसेस को फिल्टर करना कहते हैं। और ये भी पूरी एक साइंस है बाकायदा। ओके जी, कंटिन्यू करते हैं। जब पानी यहाँ जमा हो जाता है तो वो ठंडा पानी दोबारा पंप होता है और कूलिंग वाटर को दोबारा इसमें शामिल कर लिया जाता है। अब वो पानी दोबारा से साइक्लिक प्रोसेस से होता हुआ पंप होता है, इसमें जाता है, इससे दोबारा पंप होता है। ठंडा पानी जब इसमें इंसर्ट होता है तो वो भाप में कन्वर्ट होता है। प्राइमरी लूप के अंदर जब वो भाप में दोबारा कन्वर्ट होता है तो यहाँ से हीट बनती है, और हीट को सुपर हीटेड स्टीम बनाते हैं। स्टीम से सुपर हीटेड स्टीम टरबाइन में डालते हैं, फिर दोबारा यहाँ से वो पानी की बूंदे या पानी होता हुआ यहाँ जाता है, और फिर हम उसे हॉट वाटर को यहाँ से लेते हैं, उसको पंप करके कूलिंग टावर में डालते हैं, और फिर दोबारा वो पानी एक्सट्रैक्ट करके हम यहाँ लेते हुए कंडेंसर से पंप में, और दोबारा ये पूरा साइक्लिक प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। इसके लिए जरूरी है कि पानी आपको अगर फ्रेश मिले तो समंदर के करीब प्लांट लगाएं, जैसे कि हॉक्स बे की तरफ लगा हुआ ही है, लेकिन वो पानी समंदर का पानी है, उसको ट्रीटमेंट करना जरूरी है, और उसको आरओ प्लांट के जरिए से रिवर्स ओमेसिस का जो प्रोसेस होता है वो फ्लो करते हुए आपको एक प्योर वाटर हासिल हो, और उसको फिर H2O जो आपको हासिल होगा उसको D2O बनाना है, क्योंकि स्टीम जिस पानी की बनती है वो पानी H2O नहीं होगा बल्कि वो D2O होगा। वो D2O का जो वाटर है वो आपकी स्टीम से सुपर हीटेड स्टीम बनती है, इसको भारी स्टीम भी कहते हैं। वो आपके टरबाइन के ब्लेड को रोटेट करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। अच्छा जी, मैं यहाँ रिक्वेस्ट करूंगा तस्वीर लेके जरा आज ये सेकंड सेशन ऑफ पार्टिसिपेट अटेंडीज को शेयर कर दें। बिलाल या जो भी आज हमारे साथ मौजूद हैं, सिराज, शहजाद अली, रजा, कोई भी एक तस्वीर ले लें पार्टिसिपेट की, उसको शेयर कर दें सेकंड सेशन के हवाले से। तो डन। ओके, तो अब यहाँ हमारा 5.25 मिनट रह गए, जिसको मैं फुलफिल करता हूँ और कैनप के हवाले से बताता हूँ। इसमें कोई भी सवाल किसी का अगर है, तकरीबन हमने सारी चीजें कवर कर ली हैं, तो मुझसे पूछें, वरना मैं अब ये बताऊंगा कि किस तरीके से जब कैनप से बिजली ट्रांसफार्मर के जरिए स्टेप अप होके जाती है तो इलेक्ट्रिसिटी आपकी नेशनल ग्रिड में कैसे आती है और कराची को कैसे मिलती है। तो ये 2 चीजें मैं बताऊंगा अब इसके बाद। कोई सवाल है तो पूछें, वरना मैं इस पे आता हूँ। नहीं सर, कोई सवाल नहीं।
अब इसमें होता यह है कि जब आपकी इलेक्ट्रिसिटी कैनअप में बन गई, ठीक है, सेंट्रीफ्यूजन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल, ये पूरी टेक्नोलॉजी सेंट्रीफ्यूजन टेक्नोलॉजी है। अच्छा, सेंट्रीफ्यूजन टेक्नोलॉजी जो पाकिस्तान के पास है वो क्या है? मेरे ख्याल में रजा साहब ने एक बात की थी, है भी मौजूद रजा साहब हमारे साथ। रजा साहब ने बात की थी हमारे पास जो टेक्नोलॉजी जो अमेरिका ने भी ली, उसके बाद वो ली होगी, हो सकता है, क्योंकि हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर हमने अपना एटॉमिक रिएक्टर बनाया था। अब इसमें जो टेक्नोलॉजी एयू खान ने फॉलो की थी ना, वो सेंट्रीफ्यूजन टेक्नोलॉजी थी। सेंट्रीफ्यूजन टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी होती है कि जिसमें यूरेनियम इस्तेमाल किया जाता है और यूरेनियम को सॉलिड से फ्यूम्स में तब्दील किया जाता है, उसके फ्यूम्स बनाए जाते हैं और फिर एज अ फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। और साइक्लिक प्रोसेस के अंदर उसकी इनरिचमेंट की जाती है। इनरिचमेंट, इसको सर्च करिएगा, यूरेनियम इनरिचमेंट क्या होती है ना, ये केमिस्ट्री के अंदर पढ़ाई जाती है बाकायदा। बहुत टाइम हो गया ये सब करे हुए, आज सारी चीज़ें याद आ रही हैं मुझे, तो अल्लाह का शुक्र है भाई ये सारी चीज़ें बता भी रहा हूँ मैं, वरना किसी एक नशिस्त में ये सब मैं पढ़ के नहीं आता, मतलब ये मैं बस निकलती जाती हैं बताता रहता हूँ। तो एक डाइजेस्ट आता था पुराने टाइम में 90s के दौर में, अगर मिले तो पढ़िएगा, उसका नाम है साइंस डाइजेस्ट। वो अब नहीं आता, वो आपको किसी अल्लाह वाले लोगों के पास मिलेगा जो किताबें बेच रहे होते हैं, थोड़े गरीब गुरबा वाले, उनके पास साइंस डाइजेस्ट मिलेगा आपको। मैंने पढ़ा था वो 1998 1992 का, जिसमें पूरी टेक्नोलॉजी बताई गई है, सेंट्रीफ्यूजन टेक्नोलॉजी क्या होती है, एयू खान ने किस तरीके से एटॉमिक बॉम्ब के ऊपर बात की, चलाया उसे। उसमें एयू खान को खत लिखे जाते थे, उसका जवाब दिया जाता था, और वो सारे खत शाया हुए हैं साइंस डाइजेस्ट में। मैंने अपने कुछ मैट्रिक इंटर के लेवल पे वो सारी चीज़ें पढ़ी थी, तो इसलिए मुझे थोड़ी चीज़ें इसके बारे में पता है जो मैं शेयर कर रहा हूँ। तो आगे बात करते हैं। सेंट्रीफ्यूजन टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी होती है जिसमें यूरेनियम को इनरिचमेंट किया जाता है। इनरिचमेंट वो प्रोसेस होता है जिसमें यूरेनियम के सॉलिड पार्टिकल को या सॉलिड एटॉमिक वे को आप कन्वर्ट करते हैं फ्यूम्स में। फ्यूम समझ रहे हैं, जैसे आप परफ्यूम लगाते हैं तो फ्यूम्स निकलता है ना उसका, तो उसको फ्यूम्स की सूरत में कन्वर्ट किया जाता है। ये वो टेक्नोलॉजी थी कि सॉलिड यूरेनियम को फ्यूम्स यूरेनियम में कन्वर्ट करने की टेक्नोलॉजी, जो सिर्फ उस वक्त लेटेस्ट वे में सबसे पहले पाकिस्तान के पास थी। इसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूजन टेक्नोलॉजी ऑफ यूरेनियम इनरिचमेंट, ठीक है। अच्छा, वो सब इवन यहाँ नहीं लिखा हुआ, रिमेंबर दिस थिंग। तो ये सेशन इसलिए लेना जरूरी है। यहाँ तक कोई सवाल किसी के जहन में है तो पूछें। जी जनाब, कोई सवाल नहीं है किसी का? सेंट्रीफ्यूजन टेक्नोलॉजी जो पाकिस्तान की है हमने वो डिस्कस कर ली है। अच्छा, ये भाई सारी बातें जो है ना, मतलब अपने तक रखिएगा, ये सब बातें जो है कहीं लीक भी हो गई ना तो पकड़ा जाऊंगा मैं तो बात करते हैं आगे। तो सेंट्रीफ्यूजल टेक्नोलॉजी जो यूरेनियम एनरिचमेंट की होती है वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। तो वो प्रोसेस पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी ये होती है। अच्छा, इसके अंदर भी फिर साइक्लिक प्रोसेस है बहुत बड़ा, कि वो यूरेनियम एनरिचमेंट कैसे की जाती है, फ्यूम्स में कैसे उसे तब्दील किया जाता है, फिर उसको उसके सांचे होते हैं बाकायदा जिनमें वो प्रोसेस होता है। सांचा तो मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, लेकिन वो पूरे एक सिस्टम्स होते हैं, फिर उनमें साइक्लिक प्रोसेस चलते हैं यूरेनियम एनरिचमेंट के। और बहुत टाइम हो गया यार, 7-8 साल हो गए, अभी मजीद याद नहीं आ रहा। तो ये पूरा एनरिचमेंट पढ़ लीजिएगा, आपको अंदाजा हो जाएगा। द लेटेस्ट यूरेनियम एनरिचमेंट सेंट्रीफ्यूजन टेक्नोलॉजी इन न्यूक्लियर पावर प्लांट, इस तरह सर्च करेंगे तो आपको चीज़ें मिलेंगी, और उसके बिहाफ पे वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। तो असाइनमेंट का सवाल भी मैं आज इंशाल्लाह एक इंक्लूड करूंगा, असाइनमेंट 2 का इसमें, तो वो ज़रूर समझिएगा। कंटिन्यू करते हैं आगे। तो जब जनरेशन के बाद ट्रांसफार्मर से इलेक्ट्रिसिटी आपकी 500 केवी यानी 5 लाख वोल्ट में ट्रांसफॉर्म होती है, तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी के टावर है ना, ये देन आ रहे हैं हॉक्सबे से, कैनब 1 से निकल के एनकेआई ग्रिड पे, नेशनल कराची इंटरचेंज पे। तो नेशनल कराची इंटरचेंज कैनब से बिजली लेता है, अपने पास रखता है, अपने स्टोर नहीं करता, वो डायरेक्ट देता है नेशनल ग्रिड को, ठीक है, नेशनल ग्रिड को देता है। और एनकेआई ग्रिड से सेम तारे जा रही हैं के इलेक्ट्रिक के 2 ग्रिड, जो कि बल्दिया ग्रिड है, और कौन सा ग्रिड है यार, बल्दिया ग्रिड और केडीए ग्रिड सादी टाउन में जो है। तो इन 2 ग्रिड्स में सप्लाई जाती है 200 केवी के अंदर, ठीक है। तो ये एक मुआहदा हुआ है वापडा का KESC के इलेक्ट्रिक के साथ, कि वो रोजाना की बेस में 660 मेगावाट या 600 मेगावाट जो है रोजाना की बेस पे एनकेआई ग्रिड से लेके देगा। तो आपका कैनब से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो डायरेक्ट नेशनल ग्रिड को दी जाती है, और फिर एनकेआई ग्रिड को कहा जाता है कि सप्लाई जो है फर्दर आप दें उसको कराची को। तो इस तरह मिलती है सप्लाई। अच्छा, हमारा जो सेशन है लेस देन मिनट का रह गया, ये यहाँ पे एंड होगा 15 मिनट के ब्रेक के बाद, क्योंकि हमारा दूसरा सेशन है, तो एक 15 मिनट का